नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। क्या अब युद्ध नजदीक है? क्या निरंकुश मुनीर कुछ भी कर सकता है बौखलाहट में ध्यान भटकाने के लिए और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए? पाकिस्तान में इन दिनों शहबाज की सरकार मुनीर के इशारों पर ही नाच रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने हाल ही में ऐसा संविधान संशोधन कर दिया जिससे पूरे पाकिस्तान में बगावत हो गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोर्चा खोल दिया है, दोनों इस्तीफा दे दिया है। संविधान संशोधन कर मुनीर के हाथों पूरे पाकिस्तान की कमान देने की तैयारी है। पाकिस्तान सरकार ने संविधान संशोधन कर मुनीर का ताज तहयात महफूज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मुनीर ताउम्र वर्दी पहन सकेगा। उसे ना तो राष्ट्रपति हटा सकेंगे, ना ही प्रधानमंत्री हटा सकेंगे। अगर उसे हटाना होगा तो महाभियोग ही एकमात्र रास्ता होगा। इतना ही नहीं, परमाणु का जो बम का बटन है वो मुनीर के हाथों में आ जाएगा। सरकार की ये कारस्तानी जजों को समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी को इतना ताकतवर क्यों बना रहे हो जो जनता द्वारा चुना गया नहीं है। आर्मी कैसे बदनाम रहती है पाकिस्तान में, इसका पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है। इसके बाद पाकिस्तान के हित में जज बगावत पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया। इमरान खान की पार्टी भी प्रोटेस्ट की तैयारी में जुट गई है। तो सवाल यह है, मुनीर को परमाणु कमान मिलने के बाद क्या वो युद्ध पर उतर आएगा? और जिस तरह से उसके हाथ में निरंकुश पावर आ गई है, आवाम भूखा मर रहा है, उसके खिलाफ विरोध हो रहा है, तो ध्यान भटकाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप अपने मुल्क को किसी जंग में धकेल दीजिए, चाहे आपको पता हो आपकी हार होने वाली है, या कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट कर दीजिए जिससे पूरा मुल्क चाहते हुए ना चाहते हुए मजबूरी में आपके साथ खड़ा हो जाए। तो क्या ये निरंकुश मुनीर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है? इसी पर करेंगे चर्चा। शानदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी बेहतरीन ऑडियंस का। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल यहाँ पर मौजूद है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ मौजूद है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयर कॉमोडोर एस बहल हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद है, सर आपका स्वागत है। और मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, सर आपका भी जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत है। मुनीर अब तक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, मुनीर अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तार मुनीर तक ही जाके जुड़ रहे थे, लेकिन अब निरंकुश मुनीर बहल साहब हिंदुस्तान के लिए बड़ा सरदर्द लेकर आएगा। युद्ध तो करके ही रहेगा ये, क्योंकि इसके पास अपने आवाम को खिलाने के लिए रोटी नहीं है। पेनाज जी, देव सेवा पर मोहे है शुभ कर्मंते, कबो न डरो, न डरो अरसो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और हमारा मुनीर जो मर्जी कर ले, आर्टिकल 243 को अमेंड करवा ले 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अपनी पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल कर ले। पाकिस्तान में पहले से भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां हाइब्रिड गवर्नमेंट चलती थी, यानी कि शहबाज शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो दिखावे के लिए आगे हैं पॉलिटिशियन। उनकी जो कठपुतलियों की तरह तारे होती थी वो तो मुनीर के पास ही थी, यानी कि उनका पाकिस्तान का आर्मी चीफ। 28 नवंबर को उसका टेन्योर खत्म हो रहा है चीफ का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करनी थी, लेकिन सारी की सारी पावर उसने अपने अंदर कर ली है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना लिया अपने आप को, यानी कि पहले तो फील्ड मार्शल यानी कि फील्ड मार्शल बनाया था, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। उसके अंदर तीनों चीफ होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अब आर्मी का चीफ तो बनाएंगे, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चीफ उसके अंडर होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स उसके अंडर होंगे, और लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी होगी। इस वजह से उन्होंने एक और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना लिया है, यानी कि वो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंटर गवर्नमेंट बातों पे डिसाइड करेगा, ताकि मुनीर के ऊपर कभी भी कोई एक्शन ना लिया जा सके। तो क्या भारत इससे डरे? उनकी सिचुएशन को देखिए आप, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। पेनाज जी ने आपको बताया इन्फ्लेशन बहुत हाई है, 6.2%, 44% से ऊपर वर्ल्ड बैंक कहता है उनके लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी कि 4.2 डेसिमल डॉलर से नीचे हैं उनके, 4.2 डेसिमल डॉलर से नीचे है उनकी पॉपुलेशन, यानी कि हर दूसरे बंदे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अपना डिफेंस बजट बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट इस बार 18 से 20% बढ़ा दिया है, और साथ में क्या किया है, पूरी की पूरी पावर जो है आर्मी के अंडर है। पर इनका वजूद क्या है आर्मी का? क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके आर्मी का वजूद इसलिए है क्योंकि भारत थ्रेट है, भारत उनके लिए थ्रेट है।
लेकिन भारत थ्रेट है, पर भारत के साथ वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी आर्मी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, आपने ऑप सिंदूर में देख लिया था। तो वो क्या करते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए भारत को ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड्स कट करते हैं। पर कहते हैं ना, जो सांपों को पालता है एक दिन वही सांप उसको डसते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर? आप देखिए बलूचिस्तान, वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां पे रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तानी सोल्जर मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनवा, वहां पे पश्तून अपने आप को अपना देश बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पश्चिमी बॉर्डर पे, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या उनका जो पंजाब के अंदर लबैक है, हर जगह से मुनीर घिरा हुआ है। तो उसने क्या किया है, अपनी पावर अपने पास ले ली है और भारत के अंदर एक ब्लास्ट करवाया जैश ए मोहम्मद के थ्रू। कहां कराया? भारत का दिल दिल्ली में। कहां कराया? दिल्ली के अंदर। दिल्ली का दिल लाल किला में, जहां पे हमारा हर 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, इंडिपेंडेंस डे का। भारत क्या छोड़ेगा उसको? हम उसको इस बार वो सिखाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आतंकियों में और आतंकियों के आकाओं में, यानी कि मुनीर, मिर्जा और मलिक की ब्रिगेड में हम नहीं फर्क देखेंगे। हम उनकी मिलिट्री और उनके सिविल के जो टेररिस्ट टारगेट्स हैं उनमें फर्क नहीं देखेंगे। इस बार जब भारत हमला करेगा अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे, तो पाकिस्तान का जो सिर है उसको तन से हम जुदा कर देंगे। चलिए, तो पाकिस्तान को जवाब तो मिलेगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि हम ये जवाब कब कैसे देंगे। वो तमाम जांच एजेंसियां जो हैं और तमाम सेना के अधिकारी, पॉलिसी मेकर्स, सब चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। लेकिन यहां हिंदुस्तान के लिए टेंशन ये है कि सिबात सर, जब कोई निरंकुश हो जाता है, जब किसी को अनलिमिटेड पावर हो जाती है, तो कहते हैं ना कि पावर का नशा जो है सर चढ़ के ऐसा बोलता है, वो कहता है मैं खत्म तो हो ही रहा हूं। पाकिस्तान तो वैसे भी फेल्ड स्टेट है। अल्टीमेटली जर्नल्स जाके बसते हैं यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग, दुबई में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मुल्क खत्म हो जाए। लेकिन क्या हिंदुस्तान के लिए ये अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर टेंशन का विषय आपको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, यह सच्चाई है कि लास्ट 78 साल में ज्यादातर जो पावर थी वो पाकिस्तान की आर्मी के पास रही। अगर उसके पास उसने डायरेक्ट पावर नहीं थी तो पीछे से पावर थी। अब उसको एक ट्रिक आ गई है फौज को कि भाई आप ना पावर सिविल को दे के रखो, मगर असली पावर आपके पास। पाकिस्तान में जो असली पावर इस्लामाबाद से नहीं फ्लो करती, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। यह सच्चाई है कि आज भी पाकिस्तान की आर्मी एक पैरेलल इकॉनमी चलाती है। उसका जो फौजी फाउंडेशन है वो 188 बिलियन डॉलर का एक बिजनेस चलाता है। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, वो सारा का सारा पाकिस्तान की फौज चलाती है। मगर यह सच्चाई थी कि अभी तक जो भी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, चीफ ऑफ नाव स्टाफ, वो एक प्रकार आंसरेबल थे, एक काम करने की डेमोक्रेसी थी। मगर जब से इसको आर्टिकल 27 करके वो लेके आए हैं अमेंडमेंट, तो सच्चाई है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो बन गए हैं वो एक प्रकार सारी पावर उनके पास आ गई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ भी उनके हैं, उनको लीगल इम्यूनिटी भी है, वो जिंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल रह सकते हैं। तो ऐसे में यह सच्चाई है कि एक आदमी के पास इतनी पावर, वो भी न्यूक्लियर का जो बटन है वो भी अब आसिम मुनीर के हाथ होगा। तो यह सच्चाई है। वो भारत के लिए क्या चिंता का विषय है? भारत के लिए चिंता का विषय है कि वो अब अपने एग्जिस्टेंस के लिए आतंकवाद को बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर फुल फ्लैज लड़ाई होती है, कन्वेंशन लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेक देता है। 4 दिन के अंदर उसने आपके जो ऑपरेशन सिंदूर में थे घुटने टेक दिए। 1971 में हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। तो वो जो नया टाइप का वारफेयर है, जिसको हाइब्रिड वारफेयर, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो आतंकवाद बढ़ाएगा। अभी आपको देखोगे आतंकवादी घटनाएं जम्मू और कश्मीर में बढ़ेंगी। और यही नहीं, जो ये और रेड फोर्ट में हुआ है, ऐसी कार्रवाई और जगह भी होगी, क्योंकि इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और ISI से। यूं तो वो तुर्की जो उकासा है, जो तुर्की में बैठा है, कुछ अफगानिस्तान में, ये सब मुखड़ा है, असला जो करा रहा है वो ISI करा है। तो ये मैं सोचता हूं आने वाले टाइम में
चार चीजें होंगी। एक तो आतंकवाद बढ़ेगा, एक पाकिस्तान की फौज भी बोल्ड होगी, वो भी कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे एग्रेसिव होने की कोशिश करेगी, और तीसरा ये बात सोचोगे कि अमेरिका इसको हो सकता और सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। जब से आसिम मुनीर के पास पावर आई है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं, क्योंकि आसिम मुनीर जो है डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी, आपका जो क्रिटिकल मिनरल का व्यापार, पसीना जो आइलैंड है वो भी ये दे देंगे, वो बेसिस देंगे अफगानिस्तान और ईरान पे और चाइना और अफगानिस्तान पे एक प्रकार सर्वेलेंस करने से ये भी कार्रवाई होगी और पैसा आएगा मॉडर्नाइजेशन का। और तीसरा, सऊदी से बहुत पैसा आएगा, क्योंकि इन्होंने जब से साइन किया है ये आपका डिफेंस पैक्ट, वो आपको फौज तो नहीं भेजेगा। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मुझे लगता नहीं कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फौज भेजेगा, मगर यह सच्चाई है वो पैसा देगा मॉडर्नाइज करने के लिए, ये और हथियार खरीदेगा। तो ये तो टेंशन की बातें हैं सर, जो आप कह रहे हैं की घंटी है। तो सिवात सर जो कह रहे हैं ये तो यकीनन टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि निरंकुश मुनीर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। सर क्या करें इस सरदर्द का? कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना दत्ता साहब, क्या करें? बिनाज देखिए, ऐसा है कितने आए और कितने चले गए पाकिस्तान में। अगर मैं आपको हिस्ट्री में सुनाऊं, अयूब खान फौजी बन गया फील्ड मार्शल का, उसका बन गया प्रेसिडेंट। ज़िया-उल हक, वो उसने मार्शल लॉ लगाया, पूरी पावर उसके हाथ में थी। क्या असर हुआ उसका? किसको मालूम है ज़िया-उल हक को क्या हुआ? वो मारा गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद आया परवेज मुशर्रफ, उसने कारगिल का जंग करा, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया, कू कर दिया, पूरी पावर लेगी। आज के दिन में इसको अगर पावर 27th अमेंडमेंट करके दे दी गई है, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे टटपुंजियां हमने कितने देखे, कितने मार दिए, कितने खत्म हो गए। पाकिस्तान वही का वही, भारत बढ़ता चला जा रहा है। जो ये कॉइन बनाया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बनाया था ज़िया-उल हक ने। ज़िया-उल हक का था ऑफ टोपैक कि मैं जंग तो लड़ नहीं सकता, ये छोटे मोटे बम ब्लास्ट करते रहो भारत के अंदर, ये मेरे पर हमला तो करेंगे नहीं, क्योंकि टेररिज्म है तो मैं सेफ हूं। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अभी पाकिस्तान इज ब्लीडिंग बाय 4 कट्स। हमें 1000 कट करने की जरूरत नहीं है। 100 सुनार की, 1 लोहार की वो है वहां पे। सर लेकिन लोहार कब मारेगा? सवाल ये है कि इंतजार करेंगे कि मुनीर कुछ हिमाकत करे या फिर मारेंगे? बता रहा हूं। हाँ। बलूचिस्तान अलग होने को तैयार खड़ा, टीटीपी रोज मार रहा है, पाकिस्तानी फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं। पीओके में है, सिंधु देश का मूवमेंट चल रहा है, और उस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ भारत की फौजें बैठी हैं। तो पाकिस्तान का मुनीर हो चाहे कोई भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई हिमाकत करे, इसको ऐसे जूते मारेंगे कि अपनी ये पूरी हेकड़ी भूल जाएगा। ठीक है, जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? पहले थे ना इनके कितने वो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये इसके पास कोई हिमाकत करने की हिम्मत नहीं है, ना ये टेररिज्म कर सकता है, और करेगा तो भारत इसको ऐसा लपेटेगा कि ना पाकिस्तान रहेगा ना ये रहेगा। और अगर पहले वाले मारे गए तो ये नहीं मारा जा सकता क्या? इसने तो अपनी फैमिली भेज दिया वहाँ अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया है, इसको भी मिल गया होगा पीछे की डोर से। तो कहने का मतलब यह है, कितने आए कितने चले गए। ये नया आके भारत के खिलाफ क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ पावर में लेने के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है उनको भारत का डर दिखाते हैं, भारत की फौज आ जाएगी। मैं पाकिस्तान की अवाम को बोलता हूं, मुनीर को हटाओ, हम गारंटी देते हैं कि भारत की फौज एक कदम नहीं रखेगी पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। पीओके हमारा है, वो हम लेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए लड़े। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपना हक मांगे। वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ का जो पॉलिटिशियंस है, मर गए क्या? चूड़ियाँ पहन ली इन्होंने। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। आपको ये 2 टके का जर्नैल आपको भेज के खा रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही है। तो पिनाज कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं, कितने आए कितने चले गए, भारत है और भारत आगे। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए, लेकिन सवाल यह है कि भाई छोटा मोटा बड़ा अनरेस्ट ये फैलाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
पुलवामा किया, इन्होंने उरी किया, इन्होंने पहलगाम किया, इन्होंने अब दिल्ली में धमाका किया, 3000 किलो बारूद, असला सब कुछ इकट्ठा कर लिया, पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क कर लिया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बना लिया। किया तो इन्होंने हिमाकत तो की, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाटिया साहब, कर तो रहे हैं। और बाज आ जाए ऐसा लगता नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में ठीक ठाक ठोका था, लेकिन बाज भी नहीं आए। उसके बाद तो उल्टा और ज्यादा एग्रेसिवली अपना स्लीपर सेल बौखलाहट में आके एक्टिवेट कर दिया हिंदुस्तान को और ज्यादा पिंच करने के लिए। तो क्या होगा अब आगे, क्या दिख रहा है आपको? 2-3 बात आपको बताता हूं। पहली बात तो अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान बाज आ जाएगा, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमने इस फॉर्म में ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर हमने उसको ख़त्म करना है तो क्या करना है, उसको तोड़ना ही पड़ेगा। हमने खाली पीओके की बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। और जो उसके सरगना है, जो उसकी फौज है, अब वो फौज नहीं है, वो भी टेररिस्ट हैं यूनिफॉर्म में, और उसका हेड कौन है? आसिम मुनीर। हमें उसको खत्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप रहील शरीफ को मारें, मैं ये नहीं बोल रहा था आप बाजवा को मारें, मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप किसी और कयानी को मारें, क्योंकि वो चीफ जो थे वो थोड़ा अलग किस्म के थे। लेकिन जब मुशर्रफ हुआ और ये जो अभी आसिम मुनीर हुआ, ये टेररिस्ट के सरगना है, खाली यूनिफॉर्म में है। और दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं है तो न्यूक्लियर बटन उसके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया तो न्यूक्लियर यूज कर नहीं पाया, इजराइल ने कभी बोला नहीं करने को, नॉर्थ कोरिया नहीं कर पाया, पाकिस्तान कर लेगा। तो इसलिए हम न्यूक्लियर करके आपस में ही अपने आप को डराते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, वो यही करेगा जिसका हमको डर है। वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है उसने ब्लास्ट कराए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ब्लास्ट बच सकते थे। एक ऐसा ब्लास्ट जो कि 10 दिन पहले अगर आपको पोस्टर मिल गए थे, आपको एक्सप्लोजिव मिल गए थे, आपको वो गाड़ी का नंबर मिल जाना चाहिए था, और उसके बाद फेस स्कैन में वो किसी ना किसी टोल पे पकड़ा जाना चाहिए था। वो 10 दिन वो नू में बचा रहा, तो हमारी इंटेलिजेंस को और तगड़ा करना पड़ेगा। आपको चोट मारनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा कि किसको मारना है, और उसको अब मारने के लिए आपको जैसे मोहम्मद के हेड्स को, एलईटी के हेड्स को, उनका जो नंबर 2 है वो हनीफ, और वो जो अब्दुल रऊफ जो कि कोटली में फूल माला पहना रहे थे और फूल बरसा रहे थे ये इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, आपको उनको मारना पड़ेगा। आपको डीजी आईएसआई और इसके सीडीएस को मारना पड़ेगा। आपको ये टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस लेनी पड़ेगी, उनको फिक्स करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको ट्रैक करना पड़ेगा, और फिर ड्रोन के हवाले उसको जन्नत पहुंचाना पड़ेगा, जन्नत या जहन्नुम जो भी उसके जहां पर हूरे मिलेंगी उसको। तो आपको ये टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम करेंगे, अगर वो हिमाकत करेगा, वो कर रहा है, करता रहेगा जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं। तो हमको बड़ा क्लियर होना है कि हमको पाकिस्तान अवाम से बदला नहीं लेना, जैसे जनरल गुप्ता ने बोला, लेकिन ये जो टेररिस्ट के सरगना हैं उनको हमने खत्म करना है। तो ये हमको सोच के इस तरफ हमको चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज नहीं बोल सकती कि इसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, इसके तार एलईटी से जुड़े हैं। मैं बोल सकता हूं, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा हूं, मेरे को पता है उनकी सोच क्या है। और जब तक आप उनकी लीडरशिप, टेररिस्ट की लीडरशिप को नहीं खत्म करोगे, और दूसरे के आने में टाइम लगेगा, तब तक और देखेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इस तरफ हमको चलना पड़ेगा। चलिए, तो हमें अपने टारगेट जीरो इन करने होंगे, और ऐसी हिमाकत बार बार ना हो, इसके लिए हेड्स को अब जवाबदेही देनी होगी। वो हेड्स वर्दी में हो, प्रॉक्सी हो, कैसे हो, ये हमें आइडेंटिफाई करना है और इतना बोल्ड एक्शन लेना है। आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा, आगे आपके भी सवाल लेने हैं। बैल साहब, सर ने कहा न्यूक्लियर बोगी, ठीक है, चला, रशिया भी नहीं सका, नॉर्थ कोरिया, सर ने सबका एग्जाम्पल दिया, लेकिन पाकिस्तान कहता है जब मैं मरूंगा ना, तुमको भी लेके मरूंगा, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आग लगी पड़ी है मेरे मुल्क में, उसका बंटवारा होने लग गया है, मैं बटन दबा भी दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, मुझे क्या खत्म करोगे, मरे हुए को क्या मार लोगे। मतलब एक होता है ना, फेल्ड स्टेट है वो। जिम्मेदार मुल्क 100 बार कुछ युद्ध में जाने से पहले सोचते हैं। हमने भी युद्ध को वहीं रोक दिया, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है, हमें नौकरियां चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। लेकिन ये तो, इनको क्या चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। जो आप बोल रहे हैं पेनाज जी, टेम्पा में जाके मुनीर ने भी यही कहा था, हम आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी ये टेररिस्ट टाइप लीडर्स होते हैं जो आर्मी के जनरल बन जाते हैं, तो ऐसे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हमारे देश की नहीं, हमारे देश के जनरल्स को देखिए आप, छाती चौड़ी है, इनके मेडल लगे होते हैं इनके यहाँ पे, देश के लिए कुर्बान होने को आज भी तैयार है।
मैं पाकिस्तान के जनरल्स की बात कर रहा हूं। ऐसे जो कायर लोग होते हैं ना, जो अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों पे बॉम्ब गिराते हैं। क्या आपको मालूम है कि टीरा वैली के अंदर फाइटर जहाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, जो बहुत एक्यूरेट होते हैं ना, जो स्मार्ट बॉम्ब होते हैं, वो उन पे मार के उनको मारा। अपने लोगों को 36 से 44 अपने लोगों को मारा है वहां पे। उसमें कई महिलाएं और बच्चे भी थे। और आज का जो उनका चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनवा का, वो क्या बोल रहा है? सोहेल अफरीदी, उसने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी इनोसेंट पख्तून्स को, पश्तून को पख्तून भी बोलते हैं, और उनको मारा है, मार रही है, और रोज ड्रोन के भी हमले होते हैं वहां पे और इनोसेंट्स को मारा जाता है। ये जो ये वेपन है, न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान के पास 172 हैं, हमारे पास 180 हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर न्यूक्लियर वेपन जो है वो टैक्टिकल है, यानी कि 5 से 20 किलो टन के। भारत के पास जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, सैकड़ों किलो टन के अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, ये वेपन्स ऑफ डिटरेंस होते हैं। ये लड़ाई ना शुरू हो इसलिए होते हैं, ये इसलिए नहीं होते कि इसका इस्तेमाल करके ना केवल हम पर सारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं, आपके चैनल से चैलेंज करता हूं, न्यूक्लियर वेपन निकाल के दिखाओ। अरे आपके न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं। ऑप सिंदूर के अंदर जब हमने सरगोदा पे बॉम्ब गिराया था तो आपका पूरा किराना हिल्स, जहां पे ये न्यूक्लियर वेपन स्टोर होते हैं, ऐसे वो लोग कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं, उसको हिला दिया थे। इतना हिलाया था कि अमेरिका के जहाज वहां आ गए थे चेक करने कि क्या न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड तो नहीं हो गए। आप न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड करने की बात करते हो, हम आपके न्यूक्लियर वेपन को आप ही के देश में एक्सप्लोड करा देंगे हिट सर करके। दिक्कत तो यही है कि हमने न्यूक्लियर वेपन जहां रखे हैं उसके दरवाजे पर आके उसको ब्लॉक कर दिया, इतना प्रिसाइज अटैक किया हमने। इनके हेडक्वार्टर के बगल में, जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके बगल में जाके अटैक किया, बताया कि देखो ऐसा है कि अगर ये टारगेट हो सकता है तो ये भी हो सकता है। वो तो हमने छोड़ दिया इस बार। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ना कोई डर रहा है ना कोई सुधर रहा है, तो उसका मतलब वो तो सुसाइडल मिशन पे निकला हुआ है, जैसा कि इनके सारे आतंकी हैं। सिवात सर, फिदाइन हो गया कोई मुल्क और ये मुनीर, तो क्या कर लेंगे? उससे पहले इलाज करना है, इससे पहले कि सुसाइडल हो जाए। देखो, जब न्यूक्लियर हथियार की बात आती है, चंद एक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई ना हो इसलिए डेटरेंस है। अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो दुश्मन 10 बार सोचेगा आपके ऊपर हमला करना। मगर ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान एक प्रकार से फेल स्टेट है, वो एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। डर ये नहीं है कि ये आसिम मुनीर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, इसकी तो पिंडी कांपेंगी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल, क्योंकि इसका इंपैक्ट पता है उसकी। वो क्यों नहीं यूज करेगा? क्योंकि उसको पता है कि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक पुख्ता कैपेबिलिटी है। यूं तो हम नॉन कि हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल पहली बार नहीं करेंगे, मगर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी, हम ट्राइड हैं, हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। वो 5 ही देश हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे पूरी वर्ल्ड की। अब ये सच्चाई है कि ये तो जानता आसिम मुनीर, पर कौन नहीं जानता। डर ये है पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, एक सिविल वार की तरफ जा रहे हैं। कल हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब पीओजे के, और गिलगित बाल्टिस्तान तो भारत का हिस्सा, भारत में मिलेगा। मगर दुख की बात है अगर ये न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाते हैं, जो कि बात करे थे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है पाओ पाओ के, तो फिर क्या होगा? ये हमें चिंता का विषय है, इसको सीरियस थॉट करना। मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूं। आज से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले कभी आपने सोचा था कि ये व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम भी हो सकता है? क्या डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या एक अमोनिया नाइट्रेट जिसके अंदर फ्यूल ऑयल मिला के बिना डेटोनेटर के डेटोनेट हो सकता है? किसी ने सोचा था? ये हुआ है। ये करके दिखाया कि आज जितने भी डॉक्टर आज रडार में आ रहे हैं, आपको लगता है वो डॉक्टर जो जिंदगी देते थे वो जिंदगी लेने वाले हैं? हमें तो
कभी उनके ऊपर शक भी नहीं आया। तो इको जो टेरर है एक नया मॉड्यूल बना है, ये हाइब्रिड है। आज जो चीज आप सोचते नहीं होगी वो कल हो सकती है। आपको ये ध्यान होगा कि ये जो नवगांव के अंदर फटा हुआ है, ये जो आपका जी अमोनिया नाइट्रेट, जिसके अंदर डेटोनेटर नहीं था तो फट कैसे गया? अभी बात आ रही है एक ऐसा सब्सटेंस भी है जिसको पीआरपी बोलते हैं, वो अगर मिलाया जाए तो डेटोनेटर के बगैर। मेरा मतलब कहने का ये है, ये बदलता हुआ इकोसिस्टम है। यहां पर आप देखेंगे स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर बढ़ाएगा पाकिस्तान, अपना नेटवर्क करेगा, और ऐसा व्हाइट कॉलर टेरर जो कि सोचा भी नहीं था कि वो डॉक्टर जो हमें जिंदगी देते थे, जो अल्फला हॉस्पिटल के अंदर थे, आज वो कातिल हो गए। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। ये डर नहीं है, ये हमें ये डर पैदा करना होगा। एज अ सिटीजन जागरूक होने चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, अवेयर होना होगा, लेकिन हमें पाकिस्तान में डर पैदा करना होगा। ये डर कैसे पैदा होगा? भाई हमने ऑपरेशन पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, एयर स्ट्राइक कर लिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और बता भी दिया कि पॉज है, अगली बार संयम नहीं बरतेंगे। लेकिन इनकी हरकत देखिए, हिमाकत देखिए कि ये आदमी रुक ही नहीं रहा है, ये आतंकी रुक ही नहीं रहे हैं। दत्ता साहब, डर और कैसे और कितना डर? मतलब जाके टुकड़े करवा के अंदर घुस के बता दो कि बस रुक जाओ, नहीं तो नक्शे से मिटा देंगे। कैसे कैसे पैदा करें डर? देखिए, ऐसा है कि हम किसी चीज़ को बिना डिटेल में जाने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनको डर नहीं लग रहा। इनकी पेंटें गिली हो रखी हैं। इसको अगर आप ध्यान से मुनीर का चेहरा देखेंगे, इसकी आंखें सूजी हुई हैं, इसको रात को नींद नहीं आती। कोई भी देश का जो सेना का अधिकारी हो, जिसकी सेना के ऊपर रोज़ अम्बुश हो रहे हो, उसके फौजी मारे जा रहे हों, जिसके देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले हों, क्या वो रात को सो सकता है? बिल्कुल नहीं सो सकता। वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में जो मर्जी कह रहे कि भी मैं ज़िंदगी भर के लिए मैं बन गया फील्ड मार्शल, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो अपनी जान बचा रहा है। वो पहले भी फौज के हाथ में ताकत थी, अब भी फौज के हाथ में ताकत है। और भारत को क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कोई, मैंने पहले भी आपको बताया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो घटना घटी है, जो कहते हैं भगवान जो करता अच्छा करता है, अगर वो पोस्टर नहीं लगाता तो ये फला का कहानी हमको पता नहीं चलती। वो कहानी पता चली तो ये आपको जो अमोनियम नाइट्रेट इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा किया वो हाथ में आ गया। चलो 2 धमाके हो गए, पहला उन्होंने किया, दूसरा किस कारण से हुआ वो बाद में पता चल जाएगा, एक्सीडेंटल है कि किसी और कारण से है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, एक काउंटर टेररिस्ट फोर्स हमने रेज करी, उसका कमांडर था मैं। किसी भी हाई एक्सप्लोजिव को आप बिना प्राइमर के और डेटोनेटर के नहीं उड़ा सकते हैं। आप अगर एक अनस्टेबल कोई उसके अंदर मटेरियल बनाते हैं, वो अनस्टेबल मटेरियल बहुत छोटी तादाद में होता है, आपको बूस्टर चार्ज देना पड़ता है। तो ये हो सकता है कि जो 300 किलो का इनको एक्सप्लोजिव मिला पुलिस को, वो बोरियों में था। हो सकता है कि इन लोगों ने पहले से कोई टाइमर लगा रखी हो सकता है कि जो एक बम को गाड़ी में लेकर ट्रांसपोर्ट किया गया है यहाँ दिल्ली से ले जाके, तो चेक तो हुआ होगा ना, एफएसएल की टीम ने चेक किया होगा, वही पूछना चाह रही हूँ। जो एक बम ये लाल किले में उड़ाया, हाँ। वो उसी का हिस्सा था किन साहब, वो 300 किलो से पहले पकड़ा गया, उसके बाद 2900 किलो और पकड़ा गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने एक्सप्लोजिव पकड़ा है, अगर आपने उसको एक्सरे के थ्रू नहीं निकाला है, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या है। तो कुछ भी हो सकता है, वो बाद में आस्ते आस्ते पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है भगवान जो करता अच्छा करता है। इनकी औकात भी पता चल गई, किनकी, ये जो डॉक्टर बन के आए आज। मैं आपकी बैकग्राउंड बताता हूँ एक मिनट, ये सुनिए आप। जब 1989 में रुबैया सईद किडनैप होगी, किसकी बेटी थी वो? उस समय के होम मिनिस्टर की। मैं उस समय स्पेशल फोर्स का कमांडर था, मेरे को बताया गया इसको रेस्क्यू करिए जाके। मैं श्रीनगर में लैंड हुआ उसको रेस्क्यू करने के लिए, मेरे को बोला नहीं आप होल्ड करें, अभी ऑपरेशन नहीं करना, हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। इन्होंने हमको ऑपरेशन नहीं करने दिया और वो 4 टेररिस्ट छोड़ दिए। अगले दिन वहाँ पे तहलका मच गया, आज़ादी। उसके बाद पाकिस्तान ने ये यूथ का ब्रेन वॉशिंग शुरू किया 1990 से लेके अभी तक। हर एक मदरसे में, हर एक मस्जिद में, हर एक फ्राइडे को वहाँ पे जहर घोला जाता था। ये जो आज के दिन डॉक्टर बने हैं, ये उस कैटेगरी के, उस जनरेशन के लोग हैं जिनके दिमाग में वो जहर घोला हुआ था। तो ये आस्ते आस्ते पता चल रहा, अच्छा हो गया पता चल गया, जल्दी पता चल गया। कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं। चंद एक लोग ब्रेन वॉश हो सकते हैं। तो ये अभी भारत की जिम्मेवारी है इन ब्रेन वॉश लोगों को कैसे निपटना हमने।
उनको कैसे समझाना है कि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उसमें सिवाय मौत के कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। भारत की 140 करोड़ की आबादी, आप 10 मार भी देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर डिवाइस फायर करता है तो 25 करोड़ मुसलमान वहां मारेगा, और यहाँ कितने मारेगा? हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे। सर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो नहीं। मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और देखिए, ईरान ऐसा के खिलाफ मेरे भारत वो के अपनी जमीन को मुसलमान- यूज करने देता मेरे है, तो उस भारत मुल्क के की तो कोई मुसलमान प्रिंसिपल्स और वैल्यू है भारत ही के नहीं ना। साथ वफादार हैं, वो वफादार हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान ठीक में है। बैठे हुए लोग नहीं हैं। नहीं, तो नहीं। अगर वो बोलते जी हम इस्लाम के नाम पे सर कर रहे हैं, मुसलमान हो या तो हिंदू क्या हो, इस्लाम वो के नाम भारतीय में है और किसी भी अपने भाइयों भारतीय को मारेगा का वो? खून नहीं जाना चाहिए। हमारी तो ये फिलॉसफी है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब यहाँ पर रहने वाला, इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स भारतीय है, बिल्कुल। और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दुश्मन अगर हमें टारगेट करेगा तो एक हिंदुस्तानी मारा जाएगा, और हिंदुस्तानी का अगर ब्रेन वॉश हो रहा है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे कैसे रोके, क्योंकि हमारे और आपके बीच में से ही है। अपने इंटरनल घर को, कहते हैं ना, पहले अपना घर संभालिए, तो अपने घर को मजबूत करना होगा, चाहे फिर वो डंडे के जोर पे करें, प्यार से करें, काउंसलिंग से करें, ये सब देखना होगा चेक एंड बैलेंसेस से। भाटिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने न्यूक्लियर तो बोला, हाँ। लेकिन उससे बड़ा खतरा जो हुआ, सबने देखा भी, वो हुआ रीसिन के बारे में। आप देखिए, ये जो बायोलॉजिकल वेपन है, ये हर किचन में बन सकता है, हर घर में बन सकता है। कहाँ से लाया ये जाके हथियार और इसने जो सामान इकट्ठा किया? हनुमानगढ़ से। कैस्टर ऑयल और उसका जो रेसिड्यू था, इसने अपने आप खुद खरीदा छोटी छोटी दुकानों से। ये हनुमानगढ़, लोग बोलते थे कि कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता, ड्रोन से आए थे पाकिस्तान से वो हथियार, वो जो ग्लॉक पिस्टल थी और जो बेरेटा पिस्टल थी। लेकिन जो डेटोनेटर जो 23 मिले हैं, जो जिसमें टर्की की स्टैंप है, तो पाकिस्तान ये डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी करके इस बायोलॉजिकल वेपन से लाखों लोग मार सकता है। ये न्यू नॉर्मल है। एक वुहान में टेस्ट बेड था कोविड से, अभी भी बच्चे खास रहे हैं, पता नहीं कोविड का नया वेरिएंट ना आ गया हो। तो ये जो रीसन जो है, ये एक तो ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, क्रिस्टल फॉर्म में भी हो सकता है, हवा में भी फैलाया जा सकता है, पानी में डाला जा सकता है। मैं जब डोडा के इश्तवार में था तो उस समय किसी टेररिस्ट ने एक बंदर मार के एक पानी की टंकी में डाल दिया था, बंदर मार के, और उससे 200 हमारे जवान को कॉलरा हो गया था। तो अगर रीसन की एक बोतल भी कहीं चली गई तो वो तो पूरे लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा ये जो नया बायोलॉजिकल वेपन है, इसके हमने करना है, और इसके लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस को और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान से आया जब तक आप वो चेन एस्टैब्लिश नहीं करते। और पाकिस्तान तो ये चाहता ही है कि इंडिया में हिंदू मुसलमान हो, वो चाहता है कि हिंदू सिख भी हो। उसने वाघा बॉर्डर में हिंदुओं को रोक दिया जत्थे को जाने से, सिख्स को जाना दिया, क्योंकि वो कश्मीर और खालिस्तान को मिलाना चाहता है, वो हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को बढ़ावा देना चाहता है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, मैं आज बोल रहा हूं। 3 साल जब मैं रहा हूं इस्लामाबाद में, तो हम क्रिकेट भी खेलते थे, वासिम अकरम आके यहाँ पर स्पीच भी देता था, माहिरा खान आके बॉलीवुड में भी काम करती थी, एक वो फवाद खान था, सब लेडीज भी बोलती थी क्या कैसा ये फवाद खान है। ये हम बोलते थे क्या फौजी लड़ने के लिए है पाकिस्तान के साथ, बाकी सब आओ जफ्फी मारो और टमाटर भेजो और यहाँ से सॉल्ट लेके जाओ। नहीं, ये सब रोकना पड़ेगा, हमें उसका टेटुआ दबाना ही पड़ेगा। हमको पाकिस्तान को इस फॉर्म में खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो पाकिस्तान पर हर तरफ से प्रेशर बनाना होगा, हर तरफ से उसको इतना डराना होगा कि वो हिमाकत करने से पहले सोचे, और हमें जवाब भी लगातार देना होगा, और एक एक करके टेररिस्ट हेड्स जो है उनको भी खत्म करना होगा। ये सब अभी हमारे डिस्कशन में निकल कर आ रहा है, और टेंशन की बात यही है, घूम फिर के हिंदुस्तान निपट लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 दिन में अगर घुटनों पे ला सकते हैं, जब हमने फुल फ्लेज वॉर का ऐलान नहीं किया था, तो सोचिए अगर ये 4 की जगह 4 हफ्ते या 40 दिन हो जाए, तो फिर क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे? हिंदुस्तान कर सब कुछ सकता है, लेकिन सवाल यही है कि हम अभी इकोनॉमिकली ग्रोथ चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन जवाब देना भी उतना ही जरूरी हो गया है, नहीं तो ये ऐसी हिमाकत करेगा। ऑडियंस के पास कुछ सवाल है, जरा वो ले लेते हैं जी। आपके पास भी आऊंगी, आपके पास भी। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जो भी दिल्ली ब्लास्ट के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई आगे करने की सोचे ना। लेकिन क्या इन आतंकवादियों को मारना ही एक सॉल्यूशन है? क्योंकि इनका तो काम ही है मरना, एक मारेंगे 10 आ जाएंगे। क्यों नहीं हम इनकी फंडिंग या फिर इनके नेटवर्क या फिर जो इनकी मास्टरमाइंड्स हैं या फिर इनके ट्रेनिंग सेंटर, इनको परमानेंट ख़त्म कर देते हैं ताकि कुछ हो ना रहे बांस ना रहे बांसुरी।
एक मिनट, 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। बैठे रहो बेटा, सभी लोग बैठ के सवाल पूछें। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि क्या युद्ध ही अंतिम विकल्प है? और अगर युद्ध अंतिम विकल्प है तो मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जोश आए है सर एकदम। हाँ बिल्कुल, आ गया बेटा। वेरी नाइस। शाबाश। वेरी नाइस। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वॉर अब ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, अभी जैसे ये केमिकल वॉर चल रही है, तो जो न्यूक्लियर वॉर है हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगर जो केमिकल वॉर है, जो स्लीपर सेल्स बन रहे हैं, तो स्लीपर सेल्स पे हमें कैसे फोकस करें जो कि दिक्कत ना हो हमें? ठीक है, तो क्योंकि 2 सवाल हैं, अलग अलग लेते हैं। सिवात सर, आप कौन से सवाल का जवाब देना चाहेंगे? फिर एक दत्ता सर आप। मैं ये कहूंगा, जब आप कहते हैं कि आतंकवादी एक मारोगे दूसरा पैदा हो जाएगा, देखो ऐसा नहीं। अभी आपको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना है? आपको एक तो कि जो आतंकवाद की जो रूट्स वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक नहीं। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन उनको पालता है, पोसता है, फाइनेंस करता है, रेडिकलाइज करता है, भारत की तरफ पुश करता है। तो इसका मतलब पहली बात तो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जीरो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करनी चाहिए। आतंकवाद जो पार है उसको खत्म करो, उनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद करो। जितनी बार बनाता है बर्बाद करते रहो, इससे मत डरो। दूसरी बात यह है, आप काउंटर टेररिज्म का जो ग्रिड है कश्मीर घाटी के अंदर और बाकी नॉर्थ ईस्ट में, उसको बहुत पुख्ता करो। अगर कोई आतंकवादी अंदर आ गया तो उसको खत्म करो। आगे आता है पॉइंट कि ये नहीं है, एक और चीज है, रेडिकलाइजेशन कैसे रोकनी है आपने? वो जो आतंक को तो आतंकवादी को तो खत्म कर दिया, आतंकवाद को कैसे खत्म करें? तो ये जो रेडिकलाइजेशन मदरसा में, मॉस्क में क्यों लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, वो कॉज क्या है? पढ़ाई, स्कूल जाना, इनकी डेवलपमेंट करना, इनको मेन स्ट्रीम में डालना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, मैं ये कहता हूं सदर्न पार्ट ऑफ जो भारत है वो एक प्रकार से चैलेंज है। जो आईएसएस मॉड्यूल है वो एक रेडिकल कर रहे हैं उन यूथ को जो पढ़े लिखे। तो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से जाना है, आतंकवाद के पीछे भी जाना है, आतंकवादियों को भी खत्म करना। आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं, उस कॉज के लिए जाना और सोच और आतंकी दोनों को मारना है और इस पर काम करना है। दत्ता साहब, पूछा बच्चों ने कि आर पार क्यों नहीं कर देते, युद्ध ही अंतिम विकल्प है क्या? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी सुभाष साहब ने बोला, जहाँ पे वो सांप सिर उठाता उसका फन कुचल दो। अगर वो वहाँ पे जेईम का मौजूद असर बैठा, उसको पिछली बार बच गया, इस बार मारो, जहाँ मिले मारो। जो इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के पूरे हमास के लीडरशिप को ख़त्म किया, इनको ख़त्म करते चले जाओ ताकि सिर उठाने की जरूरत ना करे कोई पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर या दुनिया में कहीं भी। वो हमारे काम कर रहे हैं। आपने सुना हो कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, उनको रोज चटकाते रहते हैं। तो ये काम हमको और बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसका सर फंड उठाने मत दो, इसको ख़त्म करो। दूसरा, ये क्या डॉक्टर एजुकेटेड नहीं थे? इनको वजीफे मिले भारत की सरकार द्वारा, इन्होंने गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी फ्री की और डॉक्टर बन के 4-4 लाख की तनख्वाह दी। ये क्या गरीब थे? ये नहीं गरीब थे। इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, इनको रेडिकलाइज कर दिया गया। कहाँ से किया इन्होंने? मदरसों से और मस्जिदों से। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सारे मदरसे बंद कराइए, एजुकेशन सिस्टम लाइए। आपने अगर हिंदुओं के गुरुकुल बंद करा दिए तो इनके मदरसे बंद नहीं हो सकते क्या? कराइए आप। अगर चले भी तो उसके अंदर सिलेबस क्या होगा, वहाँ के जो टीचर होंगे उनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, क्या सिखाएंगे वो लड़कों को? वो क्या वो यही सिखाएंगे कि तुम जाके रेडिकलाइज हो जाओ, तुम काफिरों को मारो, तुम अपने सिवा समझो और कोई है ही नहीं? ये आपको सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और जितने हमारी मस्जिदें हैं, उसके जो मौलवी हैं, अगर वो गलत बयानी करते हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालो। ठीक है, यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अल्पसंख्यक के नाम पर आप खुद को इवेड नहीं कर सकते, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर अगर दामन पाक साफ है तो खुली सोच आपको रखनी होगी। जय हिंद सर। पाकिस्तान का संविधान चेंज करके मुनीर अपने पास पावर रख लिया है, बट पाकिस्तान तो हमेशा नया संविधान भी बना सकता है, 2-3 बार बनाया है। इससे भारत को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर ये टेररिस्ट अटैक करके हमारे सिविलियंस को मार रहा है, और हम लोग जब करते हैं तो सिविलियंस को देखा जाता है।
तो क्या अगला युद्ध जो होगा उसमें सिविलियंस को हम लोग देखेंगे या फिर पाकिस्तान को फिर अगला युद्ध खत्म इसी करेंगे? तरह से कि तुम टेरर फैलाओ हम टेरर फैलाएं, ऐसे चलेगा क्या? हिंदुस्तान टेरर नहीं फैलाता दोस्त। हाँ अच्छा, एक और पूछ लें। सर मेरा पूछना है, जैसे सर ने कहा कि अननोन टेररिस्ट पाकिस्तान में घूम रहे हैं और पाकिस्तान के जो भी वहाँ पे टेररिस्ट उनको खत्म करें, अननोन टेररिस्ट नहीं, अननोन गनमैन, तो ऐसे अननोन गनमैन क्या इंडिया में नहीं घूमने चाहिए? क्यों? सर जो लोग यहाँ पे ये इस तरीके आतंकवाद फैला रहे हैं, अगर अननोन गनमैन उन्हें ढूंढे और वहीं पे वो कर दें तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा ऑप्शन? नहीं, पहले तो ये अननोन गनमैन की बात ये थोड़ा करते हैं। गलत समझ गया अननोन अननोन गनमैन गनमैन है बेटा, वो हमारी पुलिस है ही। वो नोन भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे कमांडो है ही, सर, unknown वो gun- हमारी नहीं इंटेलिजेंस नहीं, आप एजेंसी गलत है समझे, ही। आप गलत समझे। अननोन गनमैन वहां के आतंकियों को मार रहे हैं, कौन मार रहा है? तो ये सवाल है। कवर्ट ऑपरेशन जिसे कहते हैं, अज्ञात बिल्कुल। ऑपरेशंस। हम तो नहीं कह रहे कि हमने मारे हैं, आपने पर पूछा। पाकिस्तान में ही मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान कहता के है। मार रहे हैं। हमारा फायदा है। पाकिस्तान कहता हम है। तो ये दिखा दिया जो आतंकवाद के साथ है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, चाहे पाकिस्तान में हो। पुलिस क्या करेगी, सेना क्या करेगी? उससे पीछे वाले का। सर मेरा एक ये सेकंड क्वेश्चन बेटा, आ रहे था, हैं, जैसे पूछिए। अभी दिल्ली में अटैक हुआ था तो उसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता चला? वो तो गाड़ी काफी देर तक वहाँ खड़ी हुई थी, तो इस चीज के बारे में हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? और ठीक है, तो आगे क्या हम इंटेलिजेंस शूक हुई? ठीक बेटा है, दीजिए। बेटा 10 अगर टेररिस्ट 100 बार ट्राई करता है तो 99 बार तो विफल कर देती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी। वो एक उसकी जीत हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कोई भी देश या कोई भी फौज जब तक जीतती नहीं है जब तक वो किसी को हरा ना दे, टेररिस्ट को हरा ना दे। बट टेररिस्ट तो जीत ही जाता है अगर वो हारे ना, मतलब एक बार भी उसको सक्सेस मिल जरा गई सोच के देखिए तो ना, वो जीत गया। 3000 किलो बारूद था, पकड़ लिया। हाँ। जो 300 किलो बचा हुआ है उसकी तलाश अभी भी जारी है। तो जारी। उसमें से एक छोटा हिस्सा, सोचिए अगर उतने बड़े पैमाने पर पकड़ नहीं पाती हमारी एजेंसीज तो क्या होता? उसने वो serial आया blast कैसे? कराने थे, हाँ, अरे आया अगस्त में कैसे? कराना था, देखिए, नहीं ऐसा हुआ। है, उसने बिना- बोला 26 नवंबर को कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। उसके ऐसा बाद है। उसने प्लानिंग बनाया बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को कराएंगे, वो भी नाकाम हो गया। तो बहुत सक्सेस है, लेकिन एक ये मेरी मलाल रहेगा कि ये जो 50 लोग जख्मी हो गए और 13 + 9 22 लोग मर तो गए ना, तो ये भी नहीं हो सकता था अगर हम और मुस्तैद नहीं ठीक होते। है, यानी कि avoid और रहना देखिए, पड़ेगा। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये जी, avoidable सवाल। था। पिनाज सवाल। देखिए ऐसा है, सर, एक सेकंड, सवाल हमारी लीजिए। आवाम को सजग ठीक होना है। पड़ेगा। ठीक है सर, हर एक सवाल। आवाम एक भारत का जासूस है, ठीक है। वो फौजी है और वहां का पुलिस वाला है। आप ठीक है। देखिए आपके अगल बगल में कोई गलत कार्रवाई हो रही है, उसकी खबर तुरंत बिल्कुल दीजिए सर, आप। आवाम तो आप होगा, लेकिन जिन आंख और कान एजेंसीज हैं को इसके लिए भारत हायर के। किया है, इक्विप किया है, आवाम- ट्रेन किया है, पैसा दिया है, वो भी कुछ करेंगे। जी, NIA ने भी देखो ना 12 साल कोई ऐसा ठीक है, हादसा नहीं सवाल। होने दिया, इसकी भी काबिलियत तो क्षमता है। बिल्कुल मगर सर, ये जो सुधार हुआ है की ये देखिए, रोक सके जा हर सकता है। कमी से अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, देखना होगा। और ये भी नहीं आप डिनाई कर सकते हैं कि भाई 140 करोड़ की आबादी, अगर आप खुले में घूम रहे हैं आराम से, तो हर जगह हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती। तो अगर आप आराम से खुले में घूम रहे हैं और अपने ही देश के लोग अगर बरगलाए जा रहे हैं, वही अपने देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो फिर मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसीज अपना काम कर रही है, इसलिए आप और मैं चैन से रह पा रहे हैं। लेकिन हाँ, सुधार की गुंजाइश होती है, जिसके लिए सभी ने कहा कि इंप्रूव करेंगे। जी, जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान अब बेलगाम घोड़ा बन चुका है, तो इसका फायदा घोड़ा नहीं, गधा। गधा, हाँ सर गधा कह सकते हैं। तो सर इसका फायदा अमेरिका ले सकता है, क्योंकि अमेरिका आपका वो क्वेश्चन नहीं चीन सुनाई के अंदर पड़ा। गधे बेचता एक भी मिनट है। सर। हाँ, सर मेरा सवाल ये, जैसे जान रहे कि पाकिस्तान बेलगाम गधा बन चुका है, तो इसका फायदा अमेरिका उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका एक बोला जाता है कि जो ट्रम्प है बिजनेस माइंडेड आदमी है। तो वो ये अगर भारत को नुकसान होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस मामले में हमें क्या करना होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो चाहता ही है कि भारत को कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसका फायदा तो ट्रम्प कैसे मतलब कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो उठाएगा ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि भारत नुकसान हो, क्योंकि ये इंडिया का डेवलपिंग इंडिया जो है डेवलपिंग है, तो वो चाहता ही है कि हम कैसे इसको नुकसान कर सकते हैं, जैसे टैरिफ बढ़ा रहा है, हर चीज कर रहा है वो। ठीक है। हाँ पिनाज, जी जी सर, आएंगे। बेहल साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, बेहल साहब को भी बोल लेने दीजिए। जी, अगर ट्रम्प टेररिज्म फैला रहा है और सर। पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो वो भी टेररिस्ट है फिर। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल ये है और कि क्या? जैसे अभी हम सभी को पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ में उनकी इंटरनल लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में काफी हद तक चल रही है, एक लड़ाई नहीं, ऑपरेशन freedom struggle चल रही है। स्ट्रगल चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने काफी हद तक पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। तो क्या आप ये मानते हैं अगर युद्ध 2-3 दिन और चलता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े अभी हो जाते या नहीं? ठीक है, गलती देखिए, कर दी, जल्दी रोक के इसमें- सर। बेहल साहब, बेहल बेनाज साहब। जी, इसमें दो चीजों से मैं इसको आंसर करना चाहता हूं।
सबसे पहले ऐसे कहता हूं कि जैसे आपके गार्डन में, आपके बाग के अंदर, घास के अंदर अगर वीड्स होते हैं, तो जब आप ऊपर से वीड्स को काटते हैं तो क्या वीड्स चले जाते हैं? वो फिर उग जाते हैं। और उसी तरीके से जो आतंकवाद भारत के अंदर होता है, उसकी जड़ें पाकिस्तान आर्मी के अंदर हैं, पाकिस्तान ISI उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर है। जब तक पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स में यह खौफ नहीं होगा कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक भारत के अंदर आतंकवाद कभी बंद नहीं होगा। इसी वजह से अगले युद्ध में जब भी हम करेंगे तो हम पाकिस्तान के जनरल्स को भी टारगेट करेंगे, मुनीर को भी करेंगे, मलिक को भी करेंगे, मिर्जा को भी करेंगे। हम उनको यह कहेंगे कि आप रिटायर भी हो गए, वैसे तो रिटायरमेंट से पहले ही वो अपनी फैमिलीज को भेज देते हैं बाहर, आपको तो मालूम ही है। लेकिन अगर आप रिटायर भी हो गए, हम आपको वहां भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो एक बाहर की बात होगी। और एक अंदर की बात जब हम करते हैं, अंदर की बात में जो हमें इंटरनली अपने देश को सही ऑर्डर में लेके आना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हो, मॉस्क के अंदर भी हो, गुरुद्वारों के अंदर भी हो, हर जगह पे हो, जहां से कोई भी ऐसी हरकतें हो जो रेडिकलाइज कर रही हैं, उसको पहले से ही पकड़ा जा सके। ये नहीं कि बाद में हम पकड़े उनको। और आखिरी चीज कहना चाहता हूं, आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने जब युद्ध करेगा, अपना सही सोच के करेगा। पहला इंटरनली वो अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है और वो कर रहे हैं, और फिर जब हम एक्सटर्नली बनेंगे तो हम जितने भारत के बाहर वो लोग हैं जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस बार उनको छोड़ने वाले हैं। ठीक है सर। जैन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी बायो वॉर चली है उसमें जो व्हाइट कॉलर को बायो वॉर जो चली है, उसमें जो व्हाइट कॉलर आप बता रहे हो वो टेररिस्ट अटैक की जगह क्या वो पॉलिटिकल अटैक भी हो सकता है? ठीक है, लाइए। जब कोई वॉरफेयर इस तरह का होता है सर, तो वो कुछ एक दो पॉलिटिकल सवाल नहीं ले होता लें। बेटा। जय हिंद सर। सर, जो ये लाल किले में धमाका हुआ है और इसके बाद ये पता लग रहा है कि मुनीर पे इतनी पावर आ चुकी है, तो मतलब ये तो मतलब तनाव के माहौल बैठ रहे हैं। अगर बाय चांस अगर आगे कुछ हुआ ऐसा, बॉर्डर पे कुछ भी हुआ, तो तनाव कैसे कम करेंगे सरकार? एक और सवाल लास्ट पीछे, बस फटाफट से उनको दे दीजिए। बेटा खत्म करना है। ठीक है सर, एक मिनट सवाल है। तनाव तो खत्म करना है। नमस्ते सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि यहाँ पे बायोवार की आप बात कर रहे हैं और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो हमारे इंडिया के ही हैं, तो इस तरह की जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं उनको अपने ऐसा लगता है जैसे उनको अपने देश से ही प्यार नहीं है। ठीक है। और ऐसे लोगों की क्या नागरिकता खत्म करनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए? जी सर, पुलवामा अटैक में आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि इतना RDX कैसे आया, और अभी रिसेंट दिल्ली में इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ पे पहुँचा कैसे? तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इतने बड़े मूवमेंट के बारे में पता क्यों नहीं चल सका? क्या एक इंडिया का फेलियर माना जाएगा? ठीक है सर। पहली बात बेटा, जो पुलवामा में हुआ, जो RDX आया, वो उसमें 2-3 तरीके थे। एक तो कि छोटे उसमें क्वांटिटी में इन्फिल्ट्रेशन करके आ रहा था, कुछ ड्रोन द्वारा आ रहा था, और कुछ ये जो टनल, जो रेलवे लाइन बन रही थी कटरा से लेके वहां तक, वो जो RDX यूज करते थे टनल बनाने के लिए, अगर आप उस रेलवे लाइन में कभी चलेंगी तो वो जो 110 किलोमीटर का है उसमें कम से कम 97 किलोमीटर तो टनल ही है। तो उसमें से भी कई चीजें वहां से, चाहे बंदूक की नोक पे या किसी ने खरीद के वो करप्शन करके वो गई थी, तो धीरे धीरे वो RDX आ गया। एक सुरक्षा की थोड़ी सी वहां पर कमी थी। लेकिन ये जो पुलवामा, जो रेड फोर्ट में हुआ, ये तो अमोनियम नाइट्रेट है। 300 किलो तो उसने एक ठाकुर जी से नूह में खरीदा था, तो वो तो नॉर्म फर्टिलाइजर की तरह किसी भी दुकान में मिलता है। फ्यूल ऑयल कहीं भी मिलता है। वो टैट की जो साहब बोल रहे थे, वो जो मदर ऑफ सैटन बोलते हैं, जो वो टेरर जो केमिकल है, वो बॉम्बिंग में यूके में यूज हुआ, वो मैड्रिड में यूज हुआ, वो पेरिस में यूज हुआ, वो भी आसानी से मिल सकता है। एसीटोन बेस्ड होता है। तो सर यही तो दिक्कत है बात सर, जब सब कुछ इतनी आसानी से मिल सकता है तो हम तो बारूद की ढेर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या करें? सबक क्यों ना सिखा दे रहे? तो देखो, मैं बताऊं, देखो एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो अमोनिया नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है और ये लिया जा सकता है। सर वो सब पता है। नहीं, मैं सुनो, अगर कहीं दूसरी जगह से लिया तो शक पड़ेगा। ये जो मेवाट रीजन है, नूह का इलाका, यहाँ पर जब सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेसिबल है, भाई वो तो फर्टिलाइजर है, तो ऐसे में ये हिमाकत ना करे, उसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। यस, हमें करना पड़ेगा। हमें 4 चीजें करनी है। ठीक है, वो आपने बताया। एक तो हमारा इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए एक सर आपने बताया वक्त की कमी है, छोटा सा यहाँ पे हमें रोकना होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ऑडियंस ने बेहतरीन सवाल पूछे और साथ ही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही।